फॉर्मूला वगैरह याद रखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ आता है वो याद रखना है, एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या होती है याद रखना है। एक क्वेश्चन मैंने तुमसे कहा था कि ऑलरेडी ऑलरेडी पूछा जा चुका है एवरेज फोर्स से रिलेटेड, एंड दैट वाज व्हाट, वो सिलेंड्रिकल सेक्शन वाला है ना। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे यहाँ से। पहले हम बात कर लेते हैं एक बार पास्कल्स लॉ की। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत आसान है। पास्कल्स लॉ से की बात करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पास्कल्स लॉ होता क्या है। सबसे पहली चीज, पास्कल्स लॉ किसी भी एनक्लोज्ड वेसल्स के लिए डिफाइंड है। किसके लिए? राइट, होता क्या है पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एनक्लोज वेसल के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है और मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस वेसल के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो वो जो आपने अप्लाई किया प्रेशर वो डेफिनेटली उस फ्लूइड के अंदर चेंज इन प्रेशर लेके आएगा। हाँ, 99% बच्चे पास्कल्स लॉ को गलत तरीके से याद रखते हैं। आप मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि यहां पर एक वेसल है, ठीक है, ऊपर हमने एक पिस्टन बना दिया लाइक दिस, राइट, और ये पिस्टन है और ये भर दिया हमने फ्लूइड। आप मुझे बता दीजिए कि इस फ्लूइड के अंदर ऑलरेडी प्रेशर होगा ना यार, इनफैक्ट वेरिएबल प्रेशर होगा। यहाँ प्रेशर कम है, नीचे जाने में प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, राइट। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ इसका एरिया ए ले लेता हूँ पिस्टन का और यहाँ से एफ फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मैंने यहाँ कितना प्रेशर बढ़ाया, कितना बढ़ाया भाई, ये नहीं समझ में आई बात। तो बेसिकली मैंने इंक्रीज इन प्रेशर अप्लाई किया है, उसको मैं चेंज इन प्रेशर बोल सकता हूँ। तो जब भी एक चेंज इन प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी वेसल के ऊपर जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ हो, तो दैट चेंज इन प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एज वेल एज वॉल्स ऑफ द वेसल। वो बराबर से बदल जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ प्रेशर P1, P2, P3, P4, P5 बहुत सारे प्रेशर थे, आपने P0 प्रेशर बढ़ा दिया तो सभी जगह P0 और बढ़ जाएगा। तो अंदर वेसल के अंदर जो प्रेशर होगा वो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? बहुत बेसिक चीज है। तो सबसे मजेदार चीज ये है कि प्रेशर जो अप्लाई आप करते हो तो दैट इज बेसिकली चेंज इन प्रेशर, राइट, एंड दैट इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एज वेल एज वॉल्स ऑफ द वेसल। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, लिखो, whenever a change in pressure is applied, whenever a change in pressure is applied on a vessel, sorry, on a fluid filled in a closed vessel, on a fluid filled in a closed vessel, this change in pressure equally transmitted, this change in pressure equally transmitted at every point of the fluid, this change in pressure equally transmitted at every point of the fluid as well as walls of the vessel, as well as walls of the vessel। ठीक है, ना सिर्फ फ्लूइड पे हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा बल्कि वो जो वेसल है उसके वॉल्स पर भी इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। अगर आपके पास का लॉ समझ में आ चुका है तो आप मुझे बताइए कि जब मैं यहां फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ, तो यहां इंक्रीज इन प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, एफ बाई ए। यहां कितना प्रेशर बढ़ा बच्चा, यहां कितना बढ़ा, यहां कितना बढ़ा, यहां कितना बढ़ा, पक्का ना, बदलना मत। at every point of the vessel including walls of the vessel increase in pressure is F by A। अब समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये कोई वेसल है और इसके अंदर 3 ओपनिंग्स हैं, आइडेंटिकल ओपनिंग्स लाइक दिस, ऐसे तीनों ओपनिंग्स पर 3 पिस्टन लगे हुए हैं और तीनों के तीनों पिस्टन आइडेंटिकल है, मतलब सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ये एरिया ए है, ये एरिया भी ए है, ये एरिया भी है, इसमें ऑलरेडी कोई वेसल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और सेंटर पे मैंने कोई पॉइंट ओ कंसिडर कर लिया। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लो हम इन तीनों पिस्टन्स पर एक ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करें, एफ, एफ एंड एफ, तो बताइए सेंटर वाले पॉइंट पर इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा, 3F by A।
या कुछ और, या 0? भाई मैंने क्या किया कि 3 बना दिया, तो वो ऐसे जाएंगे फोर्स जो जाएंगे। अगर फोर्स की मैं बात करूं तो अगर मैं 4 बनाता सिमेट्रिकली ऐसे और ऐसे, तो बहुत सारे लोगों का आंसर 0 जाता है फिर। ऑब्वियसली एक साथ लगा रखे हैं यार, तीनों फोर्स एक साथ लगा के रखे हुए हमने। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रेशर एट दिस ओ? 3/A पक्का। इसका मतलब तुम्हारे पास का स्लो समझ में नहीं आया। यस, F/A इज द राइट आंसर। होता ना डिफरेंस, कोई चीज का समझ में आ जाना और समझ में आने के बाद उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट कर देना, फिर तो मजे हैं। समझ में तो सब कुछ आता है जो लोग पढ़ाते हैं, और जब हम अभी इम्प्लीमेंट सही नहीं कर पा रहे तो बाद में तो क्या ही होगा। सो आंसर इज F/A। अब बता सकती है कैसे? राइट, बस कहानी खत्म होगी, बाकी काम इसका नहीं है। मैं वही सुनना चाह रहा था। भाई अभी तुम लोग इस फेज में थोड़ी हो कि चीजों को बहुत आसानी से समझा दो, और तुम खुद भी टीचर कहलाओगे ना फिर। अभी हमारे सही समझ में आ जाए, सही समझाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो एक हॉबी होती है कि आप लोग समझाना जानते। इसीलिए मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाए थे 3 वॉल्स पे, और आपसे कहा था बदलना मत, तो तुम बदल गए। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहाँ पे इस सरफेस पे मैंने ए एरिया ले लिया इसके बराबर, यहां भी ए एरिया ले लिया और यहां भी ए एरिया ले लिया, तो आप बताइए इस एरिया ए पर इधर कितना फोर्स लग रहा होगा? एफ लग रहा होगा ना। इस एरिया पे इधर कितना फोर्स लग रहा होगा? इस पे कितना लग रहा होगा? एफ ना। तो जब आप वहां आपने F/A प्रेशर इंक्रीज किया, तो यहां सब जगह प्रेशर कितना बढ़ गया? एफ भी बढ़ गया, और फोर्स कितना बढ़ गया? एफ बढ़ गया ना भाई फोर्स। पर क्योंकि वो रिजिड वॉल थी, तो वो फील हो रहा होगा वॉल को, पर वॉल वहां से मूव नहीं कर सकती। पर जस्ट इमेजिन करें कि अगर यहां पर एक मूवेबल सिलेंडर होता, तो इस फोर्स की वजह से भागता ना वो, तो हमें क्या करता है, उसे रोके रखने के लिए एफ लगाना पड़ता। वही हमने यहाँ किया हुआ है। नहीं समझ में आई बात? तो मर्जी में जितने पिस्टन लगा दे भाई, आंसर इज F/A। या नंबर ऑफ पिस्टन बढ़ाने बुरा मान जाओगे? हाँ जी, बुरा मानना अलाउ नहीं है। हेलो। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर एट O इज F/A। क्या है? 0 तो गलती से ही मत बोलना। 0 तो कहानी हुई मैं आपका हाथ लेता हूं और दोनों तरफ से बराबर प्रेशर से दबा दूं, तो सब 0 प्रेशर फील हो रहा है। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, बढ़े आगे। अब तुम्हारे पास्कल्स लॉ समझ में आ गया होगा। यार पास्कल्स लॉ है ना, देखो मैं आपसे क्या कहता हूँ कि हमारे सराउंडिंग में फिजिक्स भरी पड़ी, हम डेली यूज करते हैं। क्या पास्कल्स लॉ को आप डेली यूज करते हैं? कोई एग्जांपल बताओ। कार का ब्रेक, कार तो रोजाना चलाता है, और ये इसकी क्या गारंटी कि आपकी कार के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक ही हो? डिस्क ब्रेक हो सकता है भाई, स्प्रिंग बेस्ड हो सकता है, बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं आजकल। ABS हो जाएगा, क्या करोगे? कोई ऐसा एग्जांपल सोचो जो डेली यूज करते हो। वाइट दे मेरे को। गुड। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हो ना? गुड। आपने ट्यूब का कैप खोला और यहां से ट्यूब को प्रेस किया, तो यहां से किस खुशी में पेस्ट बाहर आता है? पास्कल्स लॉ। आपने प्रेशर यहां अप्लाई किया है, तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहां आया होगा ना, तभी तो पेस्ट को बाहर पुश किया उसने। तो जो काम यहां, वो मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
कि साहब यहां पर ये रिजिड है इसलिए नहीं चल पाया, ये मूवेबल होता तो भाग जाता ना, तो पेस्ट तो मूवेबल है गरीब। नहीं समझ में आया, डेली यूज नहीं करते, पर हाँ आज तक हम ट्यूब का ढक्कन खोलते थे, पेस्ट निकाला वापस बंद कर दिया। अब आज के बाद समझ में आना चाहिए, यस दिस इज द पास्कल्स लॉ। ठीक है, सो according to Pascal's law, whenever there is an increase in pressure or change in pressure applied on a fluid filled in a closed vessel, it is equally transmitted at every point of the fluid as well as walls of the vessel. ध्यान रखना, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो बहुत कॉमन एप्लीकेशन आप जानते हो वो क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या एप्लीकेशन है इसकी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता क्या है, देखिए आपने ना मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत कॉमन कंसेप्ट पढ़ा होगा, एंड दैट इज व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज। पढ़ा था क्या, क्या था बताओ, बताओ क्या था मैकेनिकल एडवांटेज। ऐसे मत करो यार, वो तुम्हारे पड़ोसी बच्चे तो बड़े शानदार तरीके से बता रहे थे मुझे, सही बता रहा हूँ, उन बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, बोलते हैं वो लोग और सही बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। ये एमईएस के साथ हमेशा समस्या रही है, आज से नहीं है। बोलो ना मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। एमईएस जो आज से इस बार तो नहीं बना, पर हर बार स्टार बेच बनता था 6-7 बच्चों का, हमारे सारे ओलंपियाड लेवल के बच्चे उसी में होते थे। इन लोगों के साथ बड़ा ठीक है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला इशू रहता है। ये वो सारे बच्चे जो बैठे हैं ना, ये सब मुझसे कमजोर नहीं है, और गलती से अगर मैंने गलत बोल दिया तो इज्जत वाला मामला है। हेलो, जबकि कॉमन बेच में क्या होता है, अलग एटीट्यूड होता है, वहां अच्छे नंबर आने वाले बच्चों को पता होता है कि ये बाकी सब मेरे पीछे हैं, तो मैंने गलत भी बोल दिया तो चलेगा क्योंकि इनको भी नहीं आता, इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और यही सच है, यही सच है। अरे जितनी भी लड़कियां बैठी, मेरा एक सवाल है, तुम थोड़ा घर जाना और एनालिसिस करना कि आज तक किसी लड़की ने आईआईटी फर्स्ट रैंक क्यों ऑब्जर्व ऑब्टेन नहीं की, आज तक। मेडिकल में कई बार फर्स्ट रैंक आ गई लड़कियों की, एम्स में भी आ गई, नीट में भी आ गई, एपीएम टू उसमें भी आ गई, आईआईटी में आज तक नहीं आई। आईएएस में आ गई, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में आ जाती है, आईआईटी में आज तक किसी लड़की ने टॉप नहीं किया। और वहां पढ़ाने वाले टीचर कई बार तो ताने मार देते हैं लड़कियों को, तेरी मर्जी में तू कर ले, टॉप तो नहीं कर पाई। तो मेरी एक बच्चे से बोला था ऐसे, तो मेरे मेरे हाथ में सिर्फ क्या था कि मैं फिजिक्स पढ़ा सकता था, भाई केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं पढ़ा सकता था मैं उनको, तो उसको मैं फिजिक्स ओलंपियाड तक तो ले गया। और जिस फिजिक्स वाले टीचर ने बोला था उसको ने बोल दिया कि सर देखिए, अगर मैं फिजिक्स ओलंपियाड तक जा सकती हूँ तो मैं आईआईटी ड्रॉप भी कर सकती थी, तो मुझे वैसे टीचर नहीं मिले। खैर सोचना, और ये सच है, आज तक किसी लड़की ने आईआईटी टॉप नहीं किया। खैर चीजें डिस्कस करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, गलत बोलेंगे करेक्शन हो जाएगा, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। जितना डिस्कस करते हैं चीजें उतना खुल के आती हैं सामने। फिर अब अगर आप दो चीजें हैं, या तो आप गलती दूर नहीं करना चाहते या चीजों को ठीक से पढ़ना नहीं चाहते, वन वे कम्युनिकेशन में मजा आता ही नहीं है, खूब जम के डिस्कस करो। सो व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, आउटपुट ले लेना, ये होता है एडवांटेज का मतलब क्या है, कि हम चाहते हैं कम काम करना और ज्यादा आउटपुट मिल जाए। उसको आप कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले कैसे बोलते हो, लोड बाय एफर्ट। लोड बाय, अगर आपने कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड उठा लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन है, तो मोर देन वन है तभी एडवांटेज बोलेंगे, लेस देन वन को कैसे एडवांटेज बोले यार, मैंने 1000 kg के बराबर फोर्स लगाया था पर वहां तो 100 किलो ही उठा, आप उसको एडवांटेज कैसे बोल सकते हो भाई, वैसे डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज तभी है जब वो मोर देन वन है, वन पे भी नहीं एडवांटेज, नहीं समझ में आई बात, वन पे भी नहीं है वो, राइट। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या था वो, बहुत बेसिक सी चीज है,
ऐसा कुछ होता था, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो, कि यार यहाँ पर देखिए ये पुली है और ये इस तरह से यहाँ पे मैंने कोई एम मास हैंग कर दिया और यहाँ से एफ फोर्स लगा के इसको पुल किया। अगर मान लो एम की वैल्यू 10 kg है तो मैंने कितना वेट उठाया भाई? अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जाऊं तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 100 न्यूटन। नहीं समझ में आया? हमने लोड कितना उठाया? 100 न्यूटन। और एफर्ट कितना लगाया? ये तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ, 1 आ गया। नहीं समझ में आई बात? तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि सब इस पुली को अपन कुछ ऐसे रख दें, यहाँ पर हमने एम मास हैंग किया और एम 10 kg है और ये इस तरह से अब यहां से इसको उठा रहा हूं। अब आप बोलोगे साहब इसको यहाँ रोके रखने के लिए यहाँ टेंशन 100 होगी, यहाँ 50 तो यहाँ 50, यानी हमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। तो आपने एफर्ट कितना लगाया और लोड कितना उठाया? समझ में आ गई बात? तो एडवांटेज कितना मिला? डबल। अगर मैं इसको थोड़ा बदल दूं, टेन के जी, अब बताओ 100, 50, 50, 25, 25, एडवांटेज 4 हो गया। नहीं समझ में आई बात? और यही एटवुड मशीन का कंसेप्ट होता है, चेन पुली सिस्टम। पुराने जमाने में चीजों को उठाने के लिए इसी को यूज किया जाता था। आजकल क्या चलता है? हाइड्रोलिक। सब तरफ हाइड्रोलिक है, क्योंकि यहाँ बड़ी मुश्किल थी। यहाँ मैकेनिकल चीजें यूज होती हैं और ऐसे में अगर लोहे की चीजें यूज हो रही तो वहाँ फ्रिक्शन है, वहाँ रबिंग है, वहाँ वियर एंड टियर है, खतरे बढ़ते थे। अब आ गया ये भी तो मैकेनिकल एडवांटेज ही है। और है क्या? अगर मैं आपसे कहूं एक पिस्टन है जिसका एरिया स्मॉल ए है और ये पिस्टन इसका एरिया कैपिटल ए है, राइट? ये ए पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर है, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं यहां फोर्स अप्लाई करता हूं स्मॉल एफ, तो मैंने यहां जो प्रेशर इंक्रीज किया वो इंक्रीज इन प्रेशर एफ बाई स्मॉल ए के बराबर होगा। क्या बोलते हो? क्या उतना ही प्रेशर यहां पड़ा? यहां इनफेक्ट यहां पे भी इंक्रीज इन प्रेशर एफ बाई ए ही है। और अगर यहां हर जगह इंक्रीज इन प्रेशर एफ बाई ए है तो यहां जो फोर्स लगा कैपिटल एफ, दैट इज इक्वल टू एफ बाई ए, दैट मींस प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया की। तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या मिल गई बताओ? स्मॉल एफ मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। नहीं समझ में आई बात? अब अगर आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस वाले सेक्शन का एरिया 100 टाइम्स कर देता हूं इसके कंपैरिजन में, तो ये 100 ए हो गया। 100 बाई 100 ए बाई ए 100, तो आपको 100 गुना फोर्स मिल गया। यानी वहां से 10 न्यूटन लगाओगे, इधर 1000 मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? 1000 न्यूटन मिलेगा ना इधर। वहां से 100 न्यूटन लगाओगे, यहां पर 10,000 मिलेगा। और 10,000 न्यूटन का मतलब क्या हुआ? 1000 kg वेट। इसका मतलब 100 किलो के बराबर वेट लगा करके, फोर्स लगा करके आप 1000 किलो उठा सकते हो। अगर मैं 10 गुना की बात करूं और 100 गुना की बात करूं 10,000। नहीं समझ में आई बात? तो आपके लिए कार जैसे ऑब्जेक्ट को पुल करना बड़ा आसान हो गया। इसीलिए लोग क्या कर देते हैं, यहां पे एक प्लेटफॉर्म बना देंगे और यहां बना देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म और इस पे खड़ा कर देंगे आपकी कार। हेलो। और ये आपने कई बार देखा होगा सर्विस सेंटर वगैरह पे कार ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे। नहीं समझ में आई बात? तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये एक तरह का वही कंसेप्ट है जो वहां आपने पढ़ा था, इसकी ड्रेस अलग है बस। हेलो, समझ में आ गया? अब समझना यहां मजेदार चीज क्या है कि सब सवाल बड़े आसान आते हैं। ये लिखा हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आगे कोई सवाल ही नहीं आते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, ए और ए की वैल्यू पुट कर देगा, कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कभी रेडियस का रेशियो देता है, कभी एरिया का रेशियो देता है और सवाल पूछ लेता है इधर इतना फोर्स लगा इतना उठाएंगे। या उल्टा पूछ लेगा कि सब यहाँ पर मेरे पास कोई कार है जिसका वेट 1800 kg है, इनका एरिया का रेशियो ये बता कितना फोर्स लगाएंगे उसको लिफ्ट कर सके। तो कैपिटल एफ दे रखा है उसको, आपको आप निकाल सकते हो ना बहुत आसानी से। वन मोर क्वेश्चन भाई, अगर आप यहाँ स्मॉल एफ फोर्स लगा रहे हो तो इस फोर्स ने इस पिस्टन को डिस्प्लेस किया एंड डेफिनेटली इस फोर्स ने इस पिस्टन को ऊपर डिस्प्लेस किया, तो इसका वर्क भी पॉजिटिव है, इसका वर्क भी पॉजिटिव है। नहीं समझ में आई बात? तो स्मॉल एफ का वर्क ज्यादा होगा या कैपिटल एफ का? यस, सेम होगा, वर्क सेम होगा। बहुत आसान है। आप मुझे बताओ
यहां से मान लो आपने इसको नीचे y1 डिस्प्लेस किया, तो y1 के लिए इतना आना पड़ेगा नीचे, और जब इतना फ्लूइड इसमें जाके भरेगा, तो बहुत चौड़ी है भाई, तो बहुत हल्का सा ऊपर चलेगा पिस्टन। नहीं समझ में आई बात? तो जहां फोर्स कम है वहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, और जहां फोर्स ज्यादा है वहां डिस्प्लेसमेंट कम है। हम मैथमेटिकली वॉल्यूम कंजर्वेशन सोल्व करें, बराबर आ जाता है। तो आप y1 y2 का रिलेशन निकाल सकते हो ना वॉल्यूम कंजर्वेशन से। नहीं समझ में आई बात? तो बराबर आता है। तो वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस इज सेम, याद रखना, ये एक सवाल पूछा जा सकता है। हेलो, बात समझ में आ गई? तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, सब जगह यही लॉजिक चलता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पास्कल्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन, बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ समझ में आया? पास्कल्स लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं बनते। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान बनते हैं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना। जहां न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं वहां मैं खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, पर जहां बहुत आसान है, एक स्टेप में या फॉर्मूला फॉर्म में, वहां मैं न्यूमेरिकल करवा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आप आराम से कर सकते हो, राइट? तो बढ़ते हैं आगे, और पास्कल्स लॉ की बात करेंगे हम एक छोटे से कंसेप्ट की, दैट इज व्हाट, फ्लूइड इन एक्सेलरेटेड कंटेनर। अगर हम कंटेनर को एक्सेलरेट करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, राइट? तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। यार ये सुबह वाले अपने ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े शरीफ हैं, ये बेचारे क्लास अटेंड करते कुछ नहीं पूछते, उधर रिप्लाई बैग है यस सर। शाम को तो उन्होंने कल पूछ रहे थे वो ना, सर तोते उड़ रहे हैं हमारे। वो नहीं, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स पढ़ा था अपन ने, तो एक डायग्राम में क्या है, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना दिया था मैंने, तो उनको समझ में नहीं आया वो। तो कल मुझे समझ में आया कि डायग्राम छोटे नहीं बनाने, बेचारी पर ये दिख रहा है साफ साफ हर चीज फर्स्ट क्लास है। हाँ राइट। बढ़े। टेस्ट वेस्ट कब है तुम्हारा नेक्स्ट? 2 जनवरी को, नए साल में? 10 से मेजर है? ये तो सबसे बेहतरीन बात तूने मुझे यही बताई है, 10 से मेजर है। मैं समझ रहा था 5-6 से ही है। अब अपन बाद में ही पढ़ सकते हैं 2-4 क्लासेस, अब मैं जबरदस्ती जल्दी नहीं भागूंगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। मतलब हाइड्रोस्टेटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ पर आर्किमिडीज की बात करते हैं, वहाँ बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे बेहतरीन सवाल अगर कहीं बनते हैं तो वो आर्किमिडीज है। तो कहानी इतनी से नहीं, सब कम पार्शली सबमर किया या कंप्लीटली किया तो वो अल्टीमेट क्वेश्चन बनता है आर्किमिडीज। तो पता है आर्किमिडीज को कैसे मारा था? उसकी गर्दन उड़ाई थी तलवार से थोड़ा। आर्किमिडीज मैथमेटिशियन था। वो क्राउन वाली स्टोरी सबको पता होती है उसकी, तुम छोटी क्लास से पढ़ते आते हो, ठीक है? इम्प्योरिटी का पता करने वाली कहानी। वो बेचारा गरीब, पहले क्या है, बहुत ज्यादा ऐसे आईपैड थोड़ा ना होते थे कि आदमी कहीं भी बैठ के शुरू हो जाए, और नहीं कहीं कॉपी किताबें लेके जाते थे। तो जो मैथमेटिशियन टाइप के लोग होते थे, वो जहां मौका मिला, कहीं पत्थर मिल गया, पत्थर प्लेन था, कंकर मिल गया, तो वहीं कैलकुलेशन शुरू करते थे। तो इन्वॉल्व रहते हैं, डूबे हुए उसमें। किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे काम कर रहा था वो। तो सी बैंक था वहां किनारे पे, बिल्कुल शांत मौसम था, बढ़िया धूप निकल रही थी। उसने रेत को प्लेन कर लिया और उंगली से कैलकुलेशन कर रहा था उस, बहुत देर से ट्राई कर रहा था। तो काफी दिनों से कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा था, तो वहां उस दिन उसको लग रहा था कि मैं रिजल्ट लाऊंगा। वो 100% उसी में इन्वॉल्व था, और उसी स्टेट के सोल्जर्स किसी दूसरे राजा से लड़ाई हार के आ रहे थे उधर से। तो उनके काफी सारे सैनिक मारे गए, तो वैसे टेंशन में थे वो। तो जब वो ऐसे कैलकुलेशन कर रहा था नीचे नजर करके, तो उधर से उन्हें कुछ जगह कुछ शेडोज उधर आ रही हैं कुछ लोगों की, तो उसको लगा यार इस पे चढ़ के निकलेंगे तो ये मेरी खत्म हो जाएगी सारी। उसने शाउटिंग वे में उनको रोका, उधर देखा ही नहीं। और जैसे उन्होंने शाउट किया, उसने तलवार निकाली, गर्दन उड़ाई, आर्किमिडीज खत्म। ऐसे मोस्ले, मोस्ले जानते हैं?
वही मोस्टली जो केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, मॉडर्न फिजिक्स में आता है अक्सर। 26 ईयर का था जब उसकी डेथ हुई थी। उसको एक शार्प शूटर ने मार दिया, स्नाइपर ने। हाँ, वो मारने किसी और को आया था बेसिकली, और वो सूट बूट में खड़ा था उधर मुंह करके दोस्तों के साथ, पीछे उड़ा गया उसको बेचारा मौसले। वो भी 26 ईयर का था जब उसकी डेथ हुई। एक तुम्हारे एमी नोइदन, बहुत शानदार साइंटिस्ट हुई है, जर्मन साइंटिस्ट थी एमी नोइदन। उन्होंने थ्योरी ऑफ सिमेट्री दी थी, उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, और उससे आज भी हम बहुत फायदे उठाते हैं सिमेट्री की थ्योरम पे। नेचर लाइक्स द सिमेट्री, उस पर फेराडे ने काम किया, आइंस्टाइन ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम। वो भी 26 साल की थी तब उनको किसी बीमारी से डेथ हुई थी। उनकी भी स्टोरी बहुत जबरदस्त है। खैर बढ़ते हैं आगे, यहाँ आगे अब बढ़ते हैं अपन फ्लूइड इन एक्सेलरेटेड कंटेनर। समझना ध्यान से, जब भी आप किसी पेंडुलम को हैंग करते हो तो वो पेंडुलम हमेशा, या पेंडुलम का थ्रेड हमेशा पेंडुलम बॉडी पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन होता है। क्या मैंने तेलुगु में बोला? अरे सिंपल सी बात बोली भाई, कि अगर यहाँ पे एक थ्रेड के थ्रू कोई पेंडुलम हैंग कर दूं, तो पेंडुलम को सिर्फ अगर थ्रेड से कनेक्ट नहीं करता हूं उसको, सिर्फ पेंडुलम बॉडी होती है, बॉडी बॉल है मेरे पास, तो उस पर एमजी तो लगेगा ना, रिजल्टेंट फोर्स। और उस एमजी को बैलेंस करने के लिए थ्रेड का टेंशन चाहिए, तो थ्रेड को एमजी के अलोंग आना ही पड़ेगा ना। नहीं समझ में आई बात? एग्जैक्टली उसी मैनर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास ये कार्ट है, राइट, ये कार्ट अगर एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, और जब ये रेस्ट पे होगी तो पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन ये रही होगी, लेकिन जब ये एक्सेलरेट होती है तो क्या होता है, यहां इक्विलिब्रियम मिलता है ना। नहीं समझ में आई बात? पक्का? आप सुनो, स्यूडो क्या लगता है पीछे, एम ए, ये क्या होता है, एम जी, राइट। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा ना। इस ट्रायंगल को देखो, परपेंडिकुलर क्या है, एम ए, बेस क्या है, एम जी, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली, और ये तो ब्रह्मास्त्र है ना ए बाई जी। तो दुनिया के हर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आपके सवाल सोल्व करने की शुरुआत ही यहां से होना चाहिए, उसके पहले कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, यही आता है झक मार। ड्रेस अलग अलग होती है इसकी, कभी किस फॉर्म में आए, कभी किस फॉर्म में आए, कभी किस फॉर्म में आए, आएगा पक्का ये, क्योंकि और कोई इक्विलिब्रियम की स्टेट बनती नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। ए अपना रूप बदल लेता है, सर्कुलर मोशन में आ जाओ तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। कहीं भी चले जाओ आप, कॉनिकल पेंडुलम में चले जाओ, मर्ज में किसी भी केस, जहां कहीं भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, टेन थीटा की वैल्यू ए बाई जी के बराबर आएगी, ए की वैल्यू पुट करो, आगे फर्दर कोशिश करो, सारे आंसर आएंगे। कहीं भी चले जाओ आप, रोड को घुमा लो, उसमें फ्लूइड भर लो, प्रेशर चेंज करने की बात कर लो, रोड की टेंशन की बात कर लो, तुम्हारी मर्जी में जो कर लो, जहां एक्सेलरेशन है आपकी कैलकुलेशन की शुरुआत ही टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी से होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए फिजिक्स। अरे यार, न्यूटन था वो। लोग कहते हैं ना आजकल, मैसेज करते हैं मजाक में कि एप्पल के बजाय पेड़ गिरा होता ज्यादा अच्छा होता। अब इसका रिवर्स सोचो, एक जर्मन फ्रांस का कोई पोएट था, उसने एक लाइन लिखी थी न्यूटन के लिए कि प्रकृति ने अपने नियमों को अंधेरे में छुपा के रखा और हमें समझाने के लिए न्यूटन को पैदा कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो बता, सारा काम गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने तो क्या किया, उसको तमीज से समझा दिया हमें। इसीलिए गैलीलियो कोई नहीं जानता, न्यूटन लोग ज्यादा जानते हैं, किसी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल तो बात, सोचना समझना ध्यान से बोलना। एक कार है, कार के पीछे वाली सीट पे तीन बच्चों को बिठाता हूँ, नाम दे देते हैं एबीसी, राइट। कार का इंजन ऑन है, ड्राइवर बैठा हुआ है, पर कार खड़ी हुई है। ड्राइवर ने कार को अचानक एक्सेलरेट किया तेजी से, तीनों बच्चों को पीछे झटका लगा। हमने कार रोक के पूछा, ऐसे तुझे झटका क्यों लगा? उसने बोला कि देखिए, कार रेस्ट पे थी और मैं भी रेस्ट पे था, और क्योंकि मेरे पास इनर्शिया है, और इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करती है। तो मैं रेस्ट पे था, कार आगे चली, मैं इनर्शिया की वजह से उसके रेस्ट पे पीछे रहना चाहूंगा, और वो पीछे रहने की टेंडेंसी ही मुझे झटके के फॉर्म में फील हुई। सही बोला गलत? बोलो भाई। और कौन से लॉ से बात कर रहा है? फर्स्ट लॉ से। हमने सेकंड बी से पूछा, आप बताएं। सर इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या है, कार एक ऑब्जेक्ट है, उस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट में हूं, राइट।
कार रेस्ट पे थी, मैं भी रेस्ट पे था, हम दोनों का मोमेंटम 0 था। कार को मोमेंटम मिला आगे, तो कार के रिस्पेक्ट में मुझे मोमेंटम मिला पीछे। क्योंकि मेरा मोमेंटम पहले 0 था और बाद में मेरा मोमेंटम पीछे, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम भी पीछे। हेलो। और ये चेंज इन मोमेंटम में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफाइंड है, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी पीछे ही मिली, और वही तो फोर्स होता है, तो मुझे वो फोर्स फील हुआ बेसिकली पीछे। सच है या गलत है? और तीसरे वाले को कुछ करना ही नहीं था कि साहब वो एक्शन था और इधर रिएक्शन है। गलत है। अब हम एक और बिठाते हैं, एक सीट खाली है अभी आगे वाली, ड्राइवर के पास वाली, वहां भी एक बंदा बिठा दो। बोले झटका तो तुझे भी लगा है? ये पक्का लगा है। रीजन बता। सिंपल, इन सबसे आसान है मेरा तो। जब कार रेस्ट पे थी तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जैसे ही वो एक्सेलरेट होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बनती है, और मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट, तो मुझे स्यूडो लगेगा पीछे। गलत बोला? कहानी कहां गेट की? एक फिनोमिना, 3 लॉज, और अगर स्यूडो को भी मान लो तो 4 हो गए। और ये बात न्यूटन भी जानता था, ये सब चीजें एक ही है। इसीलिए एक सवाल नहीं आता बहुत कॉमनली, बकवास सा क्वेश्चन, कि न्यूटन के तीनों लॉज में से कौन सा लॉ ज्यादा फंडामेंटल है? लोग सेकंड लॉ बोलते हैं, वो महाबेवकूफ होते हैं। कुछ बुक्स में चलता है क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ब्लंडर सवाल है। अच्छा, रीजन क्या देते हैं वो लोग कि देखिए सेकंड लॉ को यूज करके हम फर्स्ट भी ला सकते हैं और थर्ड भी ला सकते हैं, इसलिए सेकंड इज फंडामेंटल। तो उनसे ये पूछो कि मैथमेटिक्स का रूल क्या होता है कि फॉर एवरी ऑपरेशन देयर इज अ रिवर्स ऑपरेशन। तो अगर मैं सेकंड से फर्स्ट ला रहा हूं तो फर्स्ट से सेकंड भी तो आ जाएगा, तो फर्स्ट से सेकंड आ गया, सेकंड से थर्ड आ गया, तो फर्स्ट फंडामेंटल हो गया। हेलो। अब तुमने अगर सवाल वो स्कूल का मास्टर पूछना शुरू कर दिया कि सब सेकंड लॉ से प्रूव करो, 2 नंबर का सवाल है, तो क्यों फंडामेंटल हो गया? अच्छा, न्यूटन को नहीं पता था कि फंडामेंटल है, तुम्हें आगे पता लगा। एक तरफ देखो लॉस की सीक्वेंस का कितना इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस हम थर्मल पढ़ते हैं, हम वहां बात नहीं करते कि साहब फर्स्ट लॉ डिस्कवर हो गया, सेकंड लॉ डिस्कवर हो गया, बाद में पता लगा कि साला एक लॉ और है जो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, और डेफिनेटली वो लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो फर्स्ट लॉ से पहले रखना है। तो क्या नाम दे? बोले जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट मींस सीक्वेंस मैटर करती है। उसने तो बेचारे आप उसको बस 4 नियम देने थे, 4 तरह से एक्सप्लेन करना था, 3 नियम देने थे, तो कोई किसी भी नंबरिंग तो उसको फर्क ही नहीं चलता। खैर जी, तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन क्या था। हम बात कर रहे हैं वापस सेम जगह से, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉन इनिशियल फ्रेम का ब्रह्मास्त्र क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू a/g। यूं सवाल सोल्व होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जर्वर इसके अंदर खड़ा हुआ है, उससे मैं कहता हूं कि साहब इस पेंडुलम को इस एंगल पे ले जाकर पकड़ के छोड़ दो, तो पेंडुलम का क्या होगा? वही रुका रहेगा, क्योंकि वही तो उसका इक्विलिब्रियम है। नहीं समझ में आई बात? लेकिन अगर पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है और कार रेस्ट पे, उसके बाद कार एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, अब क्या होगा? अब पेंडुलम वहां नहीं रुकेगा, बल्कि जस्ट डबल एंगल तक जाएगा। अब कैसे कह सकते हो सिस्टम करेगा? ऐसे सिस्टम तो लीनियर स्टेट के अंदर आता है। यहां तो कहानी बदल गई ना। अभी तो मुझे एक बात बता, एक पेंडुलम था, एक्सट्रीम पे ले जाके छोड़ा, छोड़ा तो वेलोसिटी क्या थी? 0। मीन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो वहां नहीं रुकता, फिर आगे दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है ना। तो जब आपकी कार खड़ी हुई थी तब पेंडुलम यहां था और रेस्ट पे था, कार का कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए आया, और जैसे एक्सेलरेशन आया उसकी मीन यहां बन गई, तब पेंडुलम यहां रेस्ट पे था, तो मीन की तरफ चला ना, तो यहां तो उसकी स्पीड मैक्सिमम है। नहीं समझ में आई बात? बोलो भाई। अब पता लगा कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन 60 डिग्री में मिल रही है, तो उधर तो है ही नहीं उसके पास जगह, 30 बची, तो कोलिजन होने करके आएगा, फिर नाटक करेगा। नहीं समझ में आई बात? पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर ऑसिलेशन करवाना चाहता हूँ, एसएचएम करवाना चाहता हूं, तो पहले आप उसको यहां रोको इक्विलिब्रियम पे, फिर हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ताकि यहां लीनियरली वो ऑसिलेशन कर सके। फिर बोलोगे टाइम पीरियड 2 π√L/g इफेक्टिव होता है, √a²+g²। नहीं समझ में आई बात? अब इसका सेम दूसरा सवाल, क्योंकि मैं ये अभी फ्लूइड में लिंक करने वाला हूं, फिर हम वहां फास्ट चलेंगे। ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। अब मैं आपसे बात करता हूं, कोई इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इस पे एक कार्ट खड़ी हुई है,
ध्यान से सुनना, और यहां एक पेंडुलम हैंग कर दिया, इसको मैं ऑसिलेशन करवा रहा हूं, स्मॉल ऑसिलेशन। क्या टाइम पीरियड होना चाहिए? हाँ 2 पाई अंडर रूट L बाय, एग्जैक्टली 2 पाई रूट L/G, क्योंकि वो रेस्ट पे है। यार आपने किया क्या है, वो जो सीलिंग थी ना जिससे पेंडुलम बैठा, उसको टेढ़ा ही तो किया है, उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा क्या? फोटो देखने से मतलब सवाल बदल जाएगा। रेस्ट लिखा हुआ V0 है भाई, तो यहां ही लटका हुआ है ना सीधे, तो यही ऑसिलेशन करेगा 2 पाई रूट L/G। अब अगर इसमें छोड़ दूं किसको, कार्ड को, तो कार्ड भागेगी G sin थीटा से नीचे, और ये ऑसिलेशन शुरू करेगा। अब आएगी मीन कहां, सब जैसे ही आपने इसको छोड़ा, अब इक्विलिब्रियम ये नहीं रही, समझ में आ गई बात? अब क्या बोलेंगे कि इसका एक्सेलरेशन हुआ G sin थीटा, बहुत आसान कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो डेफिनेटली पेंडुलम बॉब पे स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा ना, कितना, mg sin थीटा। अरे एम ए, अच्छा mg sin थीटा स्यूडो है यहाँ, क्या mg लगना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं, तो mg किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या होगा बताओ, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, तो mg sin थीटा कैंसिल आउट, तो नेट बचा ये, तो यहाँ टेंशन से बैलेंस हो सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम ये हो गई। और अगर इक्विलिब्रियम ये हो गई तो इक्विलिब्रियम पे टेंशन कितना होगा, जी कॉस mg cos थीटा, तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी cos थीटा, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, लेकिन वो इसी ऑसिलेशन का बनेगा। नहीं समझ में आई भाई, 2 पाई रूट L/G cos थीटा, होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप उसको यहां लटका हुआ था तब छोड़ दिया, तो फिर वो इतना ही एंगल और इधर भी जाएगा, ऐसे करेगा। नहीं समझ में आया? अब आते हैं फ्लूइड वाली कहानी पर, फ्लूइड वाली कहानी पर आते हैं और आगे बात करते हैं। देखो यहां आकर के देखें, ये है हमारे पास एक टैंक, और इस टैंक के अंदर भरा हुआ है फ्लूइड, लाइक दिस। जैसे हम बात कर रहे थे आपसे कि thread of the pendulum is always aligned in the direction of resultant force acting on the pendulum bob. एग्जैक्टली उसी मैनर में हम बात कर सकते हैं, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हेलो, मैं आपको पिछली क्लास में बताया व्हाट इज द फ्लूइड बॉडी, सब कंटेनर को हटा दो और सिर्फ फ्लूइड को इमेजिन करो। तो अगर मैं कंटेनर को हटा के सिर्फ फ्लूइड को इमेजिन करूंगा तो सिर्फ mg ही तो लग रहा होगा, और उसके परपेंडिकुलर बनेगा ये, इसका मतलब ये फ्री सरफेस होगी। एग्री? हेलो, कहानी ठीक यहां तक? अब समझना आगे। अगर मैं इसी कंटेनर को एक्सेलरेट कर दूं बाय सम एक्सेलरेशन, तो बच्चा इसमें भरे हुए फ्लूइड जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे ए में, ये लगेगा mg, और ये आएगा रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट बनेगा एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्या बोलते हो? अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बनेगा एम ए, बेस बनेगा mg, तो टेन थीटा की वैल्यू वापस क्या आ गई भाई, आना तो वही था। नहीं समझ में आई बात? और ये बना रिजल्टेंट फोर्स, और फ्री सरफेस होती है रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर। तो ये सारी की सारी इक्विप्रेशन लाइंस फ्री सरफेस के पैरेलल आएंगी, क्या बोलते हो? यहां तक समझ में आ गया? आगे समझ में? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं ये, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? इतनी गरीबी क्यों, मतलब हद करते हो यार। थीटा होगा ना भाई, या अभी भी सोच रहे हो? नहीं होगा थीटा, गुड। अब सुनना ध्यान से, ये पॉइंट x और ये पॉइंट है y, तो इस वॉल और इस वॉल पे जो हाइट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इसको मैंने y नॉट बोल दिया, और
टैंक के बेस की लेंथ एल बोल दी या एल नॉट बोल दी, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी इक्वल्स टू वाई नॉट बाय, फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई नॉट? बोलो भाई, एल नॉट बाय जी इंटू ए ना। क्या आपके कंटेनर को एक्सेलरेट करने से जी या एल नॉट बदल सकता है? तो क्या बदला? तो ए बदलेगा तो वाई नॉट बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो, और वाई नॉट बढ़ेगा तो वाटर स्पिल आउट हो सकता है। तो आपसे पूछ सकता है वो, what should be the maximum acceleration of the container so that water will not spill out या just spill out? क्या करोगे? कुछ नहीं करना साहब, इस वाले पॉइंट को यहां लेके जाना है मुझे तो। और अभी भी मैं एक बात कर रहा था, काम आ गया ना, देखो नॉइदन थ्योरम, सिमेट्री, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये अगर मेरा टैंक है और पानी यहां तक भरा हुआ था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आएगी तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आता है। ये एग्जैक्टली ऐसे जाता है। नहीं समझ में आई बात? तो सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको, मुझे कोई बोल दे कि यार ये 10 सेंटीमीटर खाली था, तो स्पिल आउट होना कब शुरू होगा? जब ये कुछ नीचे आएगा, तो यहां से कितना ऊपर चला जाएगा? 10। तो यहां से कितना नीचे आना चाहिए? तो इन दोनों का हाइट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो वाई नॉट की जगह क्या पुट कर दूंगा? 20। तो एक की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? समझ में आ गई बात? कई बार एक वो क्यूबोइड, मतलब क्यूब टाइप स्ट्रक्चर दे देगा आपको, उसको आधा भर देगा। क्यूब, क्यूब टाइप कंटेनर है, उसको आधा भर देगा और एक्सेलरेट करेगा और पूछेगा बताइए किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, व्हाट, जस्ट बाहर ना निकले या जस्ट निकले, क्रिटिकल केस, तो इक्वल टू जी आएगा। क्योंकि अगर आधा भरा हुआ है तो जब ये आधा ऊपर जाएगा तो ये यहां आ गया। तो यहां दो सवाल बनते हैं, जस्ट इट विल नॉट स्पिल आउट या जस्ट स्पिल आउट, या what should be the acceleration of the container so that its bottom just becomes to going, या becomes to expose। नहीं समझ में आई बात? अगर ये सिरा यहां आ गया तो बॉटम दिखना शुरू हो जाएगा ना। सवालों की लैंग्वेज तो कुछ भी बना दे, बाकी तो हमें दिमाग लगाना है। नहीं समझ में आया? तो ये कहानी यहां क्लियर हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब सुनना, एक और चीज देखें, ये हमारे पास ये ठीक है, देखिए ये केस है जब अपन ने कहा इक्विप्रेशर लाइंस ऐसे आ गई। अब याद रहे जो हमारा गोज प्रेशर वाला फंडा था, वो फंडा क्या होगा कि साहब देखिए ये पॉइंट है, वो जो एच है ना वो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर मेजर होता है, रो जी एच का एच, तो ये आएगा इस तरफ, या मैं ऐसे बोलूं वो एच हमेशा जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में मेजर होता है। तो बताइए यहां अगर ये एच है और यहां प्रेशर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? रो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू एच। नहीं समझ में आई बात? अब हम बोल सकते हैं ना कि साहब देखिए यहां का कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ये वाली लाइन, इस लाइन पे प्रेशर सेम नहीं है, यहाँ तो पी नोट है और यहाँ तो पी नोट प्लस समथिंग है ना। तो इक्विप्रेशर लाइन हमेशा फ्री सरफेस की शेप लेती है और हमेशा उसके पैरेलल होती है। एक और चीज आप देखें, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे बॉटल है या कोई भी टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको आप घुमाना शुरू करो तो पानी का लेवल साइड से राइज होना स्टार्ट होता है। रीजन क्या है कि साहब पानी जो है वो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर रखा हुआ ऑब्जेक्ट था, तो उस पर फ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ, फ्यूगल सूडो है ना, तो पानी बाहर जाना चाहेगा पर बाहर वॉल है, फिर राइज करेगा। नहीं समझ में आई बात? तो वहां भी कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधी सीधी बात करोगे कि साहब क्या था कि देखिए ये है हमारे पास टैंक, यहां तक भरा हुआ था फ्लूइड लाइक दिस। अब अगर इसी टैंक को मैं किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाना शुरू करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एक्सिस, ये ओमेगा है, तो आप क्या करोगे साहब, ये ऊपर राइज करेगा, ये ऊपर राइज करेगा और ये नीचे आएगा, तो यह एक पैराबोलॉइड बनता है लाइक दिस, राइट। और इसका पूरी इक्विप्रेशर लाइन का शेप ऐसा होता है, ये रेडियस आर है। अब एक तो आपका लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो अकल लगा लेंगे कि साहब इनका जो ये हाइट है ना, ये हाइट, इसका डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, ये कितना हाइट राइज कर गया, तो मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूं कहां से, टेन थीटा
इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। हेलो, हाइट निकालनी है मुझे तो, क्या आएगी जल्दी बताओ। सीधा देखो वहां पे, इट्स वी स्क्वायर बाई टू जी। कैसे आएगा देखो, इसको लिख सकता हूँ क्या, वी स्क्वायर बाई आर जी, ये टेन थीटा है। अब टेन थीटा को रिप्लेस करना है। हाँ वहां से तो हम जा ही सकते हैं, स्लोप फ्लोप से तो लंबा रास्ता है, उसका तरीका तो है ही। कैसे बात करते हैं देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, फिर याद रखना डायरेक्टली। क्या तरीका है कि जब ये घूम रहा होगा पूरा का पूरा फ्लूइड, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक फ्लूइड की लेयर के ऊपर दूसरी फ्लूइड ऐसे चल रही होगी। इसका मतलब नीचे वाली लेयर के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर रेस्ट पे है। क्या बोलते हो? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर, यहां डायग्राम बना रहा हूं अलग से, कैलकुलेशन तुम्हें नहीं करनी, बस समझाने के लिए कर रहा हूं। ऐसे ये बन गया शेप, ऐसे है ना, ये ओरिजिन था। यहां एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो इस एलिमेंट का अगर मैं ऐसे बात करूं कि इसके नीचे वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो नॉर्मल ऐसे आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। इस एन का ये कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा, ये क्या बनेगा एन कॉस थीटा, ये इसके एम जी को बैलेंस करेगा। ये क्या होगा एन साइन थीटा, जो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर ये एक्स रेडियस में घूम रहा है तो। नहीं समझ में आई बात? तो आप क्या बात करने वाले हो सब, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा क्या मिला बताओ, टेन थीटा। क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। नहीं समझ में आई बात? और इसी एलिमेंट के लिए अगर इस कर्व सरफेस का स्लोप निकालो तो dy बाई dx मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इसको लिख दिया dy बाई dx, तो ये बना dy बाई dx, dx को उधर मल्टीप्लाई कर दिया यहां, और तमीज से इंटीग्रेट कर दो। ये ओरिजिन है, तो इसके लिए एच क्या जीरो, इसके लिए एच कितना पूरा का पूरा एच, तो ये जाएगा जीरो से एच, और इसके लिए एक्स क्या जीरो, इसके लिए एक्स क्या आर, तो इंटीग्रेशन होगा जीरो से आर, तो ये मिल गया एच। अरे बताओ ना क्या आया, ऐसे मत करो यार। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू जी, दैट इज बेसिकली वी स्क्वायर बाय टू जी। नहीं समझ में आया? बेटा सवाल आ चुका है इसमें, तो आपको तो कुछ नहीं करना। कौन पूछ रहा है तुमसे कि तुम्हें कैसे याद था? हम तो ये करेंगे सब, ये जो हाइट का डिफरेंस है ना एच, दैट इज वी स्क्वायर बाय टू जी। ये तो एनर्जी कंजर्वेशन है यार। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है हे भाई, हद करते हो यार। किसी को वी वेलोसिटी याद है कितनी हाइट पे जाता है? वही तो है ये, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते। नहीं समझ में आई बात? हम जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब बर्नौली से फिर बात करेंगे इसके, और बर्नौली से भी प्रूव करेंगे कि इस स्टेप में आंसर आएगा, इसकी इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। पर एक बार मुझे एक बात बताओ कि यार, वो कंपोनेंट लेना और सारा नाटक करना, लेकिन लफड़े वाला नाटक था ना। तो ये अपन एक सीधी सीधी बात नहीं कर सकते सब, यहाँ एक छोटे से एलिमेंट की अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है तो टेन थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी आएगी, और टेन थीटा डिवाइड बाई डीएक्स होता है, तो वहां सीधा आगे बढ़ लो ना, उससे पहले क्यों करते हो? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में आना ही है, और यही आता है। तो होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया? ठीक है। इस पे जब भी क्वेश्चन आए आज तक सीधा न्यूमेरिकल, वी दे देता है, एच पूछ लेगा, आर दे देगा, ओमेगा दे देगा, एच पूछ लेगा, कुछ है ही नहीं उसके पास पूछने के अलावा, इसके अलावा। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। ये पहला डायग्राम मिटा दू ना, ये वाला।
अरे ये तो गड़बड़ है, मैंने उस स्क्रिप्ट को उधर लिख दिया शायद, यहाँ एक स्क्रिप्ट थी ना पहले, हटा दी उसको। वो जैसे स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट यहाँ पे भी है ये, है? नहीं पूरा कवर नहीं है, कट रहा है वहां पर। या तो ये इधर चैट आ रही है, इस वजह से कट रहा होगा, है ना? थोड़ा बोर्ड कट रहा है सर स्क्रीन में। आ गया लिखा हुआ वाला, सर यू हैव रिटर्न आउट ऑफ रेंज। यस सर, हमारे भी तोते उड़ गए। चलो लाते हैं तुम्हारे तोते वापस। सही है, वो ध्यान है बेसिकली, यहाँ एक स्क्रिप्ट होती थी ना 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 यार, ऐसे यहाँ जैसे वो स्क्रिप्ट लगा रखी है ना, ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पे भी लगी होती थी। उससे पता होता कि इसके अंदर ही आपको ये बाउंड्री है आपको। सही कह रहे हैं बालक को। तो इसको मिटाता हूँ। देखो, कहानी क्या थी कि हम जो सिलेंड्रिकल टैंक ले रहे थे और सिलेंडर कंटेनर ले रहे थे, उस अच्छा इसको छोड़ो अभी, इसको हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वापस। ये जो कट रहा है इसको अपन हाइड्रोडायनेमिक्स दोबारा पढ़ेंगे, तब बात करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी यहाँ देखो, एक इंक्लाइन प्लेन पर, वो बेसिकली मोशन में है ना फ्लूइड, तो पार्ट ही डायनामिक्स का है, पर उसको हम यहाँ आराम से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। राइट, हम वहां बात करेंगे, एक बार फिर समझाऊंगा सारी चीज। पहले इसको समझो। अगर मैं इस टैंक के अंदर पानी भर देता हूं तो इसकी फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? यस, जीरो। तो अगर ये रेस्ट पे है, एम जी ही एक्ट हो रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब फ्री सरफेस ऐसे होगी। क्या बोलते हो? एग्री? अब अगला सवाल, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, अब यहां पर एक टैंक हम रखते हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ, उसको छोड़ दें, तो वो इधर एक्सेलरेट होगा, किस एक्सेलरेशन से? जी साइन थीटा से। अब बताइए इसका फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? अब थीटा बनाएगा। अभी हम बात कर चुके हैं पेंडुलम की, वही कहानी होगी। आप मुझे बताइए, अगर ये एक्सेलरेट हो रही है इस तरफ, तो इसकी फ्री सरफेस ऐसे बनेगी, यानी वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगी। याद आ रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रेस का क्वेश्चन? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रेस, रेस में क्वेश्चन है कि वो जो फ्लूइड कंटर एक्सेलरेट, मतलब जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो जो फ्री सरफेस है वो कितना एंगल बनाएगी किससे? तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, और इंक्लाइन प्लेन से जीरो। रीजन समझ में आ गया ना क्या है? इधर एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, ये एम जी है, सॉरी सूडो फोर्स एम जी साइन थीटा पीछे लगेगा, ऐसा होगा ना? देखो ये ऐसे लगेगा, एम जी साइन थीटा सूडो होगा, क्योंकि जी साइन थीटा एक्सेलरेशन था, और एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता ही है, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। अब हम इस पे तीन ही फोर्स लगे हुए मान सकते हैं, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इसका हमने कंपोनेंट कर ली। तो ये तो इक्विवेलेंट अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बना? एम जी कॉस थीटा, और एम जी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगी फ्री सरफेस। नहीं समझ में आई बात? तो एम जी कॉस थीटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब फ्री सरफेस भी उसके परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फ्री सरफेस विल बी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर, सॉरी, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, और इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे? हाँ जी, बना लो उसको, तो ये तो नहीं कट रहा है। कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं?
बढ़े। अब देखो, एक क्वेश्चन का आंसर आप दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक टैंक है जो टोटली एनक्लोज्ड है, राइट। ये एक्सेलरेशन, ये इसके व्हील्स लगे हुए हैं, और ये पानी से भरा हुआ है। अभी मैं इक्विप्रेशर लाइंस नहीं बना रहा हूँ, इसमें पूरा में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। इसका एक्सेलरेशन इधर ए है, ठीक। ये वाला जो लेंथ है, हाइट है, इसको मैं एच बोल देता हूँ, और इसको मैं एल बोल देता हूँ। कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। क्या बता सकते हैं इन ए बी सी डी पॉइंट्स का प्रेशर क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी पॉइंट्स? बी पे, अच्छा ठीक है। डी पर, सी पर रूट, हाँ हाँ, थोड़ा और आसान तरीके से बोल सकता है। सही है, ये तो गलत नहीं है, बहुत आसान तरीके से बोल सकता है, बहुत सिंपल तरीका है इसका। बहुत आसान तरीका। हम्म, ए का बोलो, ए का, पी एट ए बोलो। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले दूसरे सवाल का जवाब दो। अगर मान लो जी नहीं होता तो फिर बताओ क्या एक्सेलरेशन होता? ये कार्ट ग्रेविटी फ्री रीजन में चल रही है, अब बताओ। इस पे, यस, ए पे जीरो। ए पे जीरो नहीं होता, बी और डी पे जीरो होता। पर ग्रेविटी अगर नहीं होती तो स्यूडो फोर्स ही मेन फोर्स होता, और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में इफेक्टिव एक्सेलरेशन आता, और वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए के बराबर ही आता। तो वो एक्सेलरेशन इधर होता तो इक्विप्रेशर लाइन ऐसे बनती, तो ये बनती फ्री सरफेस और ये बनती मैक्सिमम डेप्थ। नहीं समझ में आई बात? तो इसका प्रेशर क्या, इसका क्या, इसका कितना, रो ए एल, इसका कितना, पक्का। अब अगर मान लो एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ जी है, फिर आप क्या बोलोगे? इन दोनों का जीरो और इन दोनों का रो जी एच। अब बोलो दोनों है, बोले प्रेशर तो ऐड होता है साहब। नहीं समझ में आई बात? तो इसका कितना, जीरो। इसका कितना, रो ए एल। इसका कितना, रो ए एल प्लस रो जी एच। इसका कितना, रो जी एच ओनली। नहीं समझ में आई बात? तो इस बी पॉइंट का प्रेशर होता पी बी जीरो। डी पॉइंट जो तू निकाल रहा था वो गलत नहीं है, सही है वो, पर अननेसेसरी क्यों कैलकुलेशन? समझ में आ गई ना बात? तो डी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा बताओ? पी एट डी इज रो जी एच ओनली, राइट। ए पॉइंट का प्रेशर रो ए एल ओनली, और इस पॉइंट का प्रेशर रो जी एच प्लस रो ए एल। आया समझ में? ठीक है। एक और सवाल होमवर्क के लिए, तुम्हारे तुम्हें खुद करना। तुमने एक एनएलएम में या सर्कुलर मोशन में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन किया होगा कि एक रोड है, मेटल रोड, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो यहां से एक्स डिस्टेंस में उसमें टेंशन कितना है? ऐसा कुछ किया था क्या? एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2g एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मतलब कभी भी किया होगा 11th में, जब भी किया होगा ना। आप मुझे बताओ, उसी क्वेश्चन को करना कोशिश करना कि हम क्या करते हैं,
एक ट्यूब के अंदर फ्लूइड भर देते हैं, ट्यूब मासलेस है, ऐसे ट्यूब भरी हुई है, ऐसे ट्यूब है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए ले लेंगे और ये लेंथ एल ले लेंगे टोटल, और ये एंड इसका पैक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होगा ना, क्या बोलते हो? तो आप यहां तो प्रेशर 0 बता दोगे, पर यहां मैक्सिमम होगा, और वो डेफिनेटली जो मैक्सिमम होगा वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो इंटीग्रेशन से आएगा। ये अगर तुम्हें याद हो तो वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम आता था, याद है कुछ? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, वहां टेंशन आता था मैक्सिमम, आता था ना, पर वहां टेंशन मैक्सिमम यहां होता था, यहाँ टेंशन 0 होता था। यहाँ कहानी उल्टी, यहाँ प्रेशर मैक्सिमम होगा, वहां प्रेशर 0 होगा। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि सूडो अपना काम कर रहा है, तो ये बाहर फेंकेगा फ्लूइड तो बाहर दबाएगा सरफेस, वहां पुलिंग वाला कंसेप्ट था। वो क्वेश्चन नहीं किया तुमने ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि सर्कल है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ, ये एक्सिस रोटेशन है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये एम है, ये एम है, तो यहाँ के लिए टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये है, और यहाँ की टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों है। तो बहुत सारे मास इसे जोड़ दूं तो रोड बन जाएगी ना, तो यहाँ इसके इधर तो कोई मास है ही नहीं, टेंशन होगा ही नहीं, और जब इधर बढ़ेंगे तो टेंशन बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम यहाँ हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो वैसा कुछ ऐसा यहाँ है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो फुर्सत अगर हो तो, डेंसिटी रो ले लेना, एरिया ए, लेंथ एल, और प्रेशर निकालने की कोशिश करना बॉटम पे कितना मिले, तो वो वाला सवाल रिवाइज करना पड़ेगा। और तूने गवाही दे दी कि पढ़ा था 11th में, सिकंदर सर ने पढ़ाया ना तुम्हें? पक्का पढ़ाया होगा सिकंदर यार, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं, सिकंदर पढ़ा रहा है मतलब वो कुछ, सिकंदर सर कुछ छोड़ते नहीं। हाँ वो ये कह सकते हो हमारी चॉइस है। अच्छा तुम्हें नहीं पढ़ाया? हाँ तो चिराग गोविल तो नहीं पूरा पढ़ाया होगा। दोनों टीचर अच्छे हैं, मतलब सभी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, पर एक होता है ना कि एक टीचर बियॉन्ड द स्कोप जाके भी बात कर लेते हैं, उनमें से सिकंदर सर बहुत सारी चीजें एडिशनल एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो जब उनका नाम आता है तो मैं बोल 100% कॉन्फिडेंस होता है पढ़ाया ही होगा। फिर आप अगर मना कर रहे हो तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से साथ पढ़ाने वाले लोग, हम जानते हैं एक दूसरे की एबिलिटी कि वो क्या छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे। ये तो ऑप्शनल था, इसमें मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, वो बेफिक्र रहो तुम। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अब क्योंकि हमें पता है तो हम इक्विप्रेशर लाइन बना सकते हैं ना। अरे भाई वो तो ऐसे ही बनेंगी ना, बनेगी नहीं बनेगी? शुरुआत में जो वो आंसर बोल रहा था वो गलत ही था, रूट रूट के ढंग में वो सही था, तो उससे ज्यादा तमीज से बोल सकते हैं ना, उसको भी सोल्व करने पे ये आता है। जैसे आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करते हो 2D में, तो वहां आसान तरीके भी होते हैं सवालों को सोल्व करने की, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए, कुछ लोग उल्टे कान भी पकड़ते हैं, वो उनकी चॉइस है। तो बहुत सारी जगह ऐसी बनती है कि आपका वे क्या है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने का, उसको समझने का, उसके अकॉर्डिंग आंसर लाते हैं। कोशिश करो आसान कैलकुलेशन हो, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल का और जवाब दो, कि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, तो आंसर खुद लिख के लाना पड़ेगा, राइट? तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, दो आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि यूट्यूब है, इंटरनेट वाली पक्की नहीं, हेलो, और इसके अंदर ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, अभी ये भरा हुआ है सिर्फ यहां तक भरा हुआ है, राइट? इसका ये वाला लेंथ एल है, और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमाऊंगा तो क्या होगा बताइए? ये लेवल ऊपर जाएगा, ये लेवल नीचे आएगा, तो लेवल का डिफरेंस बताना है, और तरीका मैंने आपको बता दिया वो घुमाने वाला, वो कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा लॉजिक लगाना। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा, इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट है, और बी पार्ट, बी पार्ट में वही यूट्यूब है, और इस बार हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ और ही रखते हैं, ये रखते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और याद रहे ये वाला रेडियस R1 है, ये वाला रेडियस R2 है, R1 इज लेस देन R2। अभी हाइट का डिफरेंस तो आएगा ना। अगर दो लिम्स हैं, दोनों अलग अलग रेडियस में घूम रही है, तो दोनों के अंदर बराबर फ्लूइड अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जिधर फ्यूगल ज्यादा होगा उधर हाइट, और जिधर फ्यूगल कम होगा उधर हाइट कम होगी। नहीं समझ में आई बात? तो ये अपन R1 R2 की टर्म में आंसर देना है, बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। तो ये दो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन एक तरह से। अब बढ़े आगे, बोलो भाई। गुड। हम्म। चलिए साहब, हमने प्रेशर की बात की, प्रेशर की प्रॉपर्टीज की बात की, उसके बाद हमने कुछ एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर प्रेशर को कैसे एनालिसिस किया जाता है उसकी बात की, पास्कल्स लॉ की बात कर ली। अब हम पहले बात करेंगे आर्किमिडीज की। हम ये सीख क्योंकि आर्किमिडीज सबसे लॉजिकल पार्ट है, तो बेहतरीन सवाल बनते हैं। तो पहले मैं डिटेल में उसकी बात करूंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। सो व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जाने से पहले थोड़ा सा बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग क्या होता है, कोई भी चीज तैरती क्यों है, तैरने का सिद्धांत। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी फ्लूइड जब किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उन कांटेक्ट पॉइंट पर प्रेशर की वजह से थ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऐसा होता है, राइट। समझना ध्यान से। तो ऐसे जैसे मान लो ये कोई भी मेरे पास भरा हुआ फ्लूइड है ऐसे, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे तैर रहा है लाइक दिस। अब आप समझना होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट का जितना भी पार्ट फ्लूइड के अंदर है वहां हर पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। बोलो भाई, इस तरह से लग रहा होगा ना। अगर मैं इस बॉडी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, इधर वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर सम यूं आएगा, इधर वाले जितने भी फोर्स हैं उनका वेक्टर सम ऐसे आएगा। अब बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग ये F1 F2 हो सकते हैं, एक तरफ ज्यादा एरिया कांटेक्ट में उधर कम हो, ऐसा सब पॉसिबल है ना। लेकिन उन F1 F2 और उनके एंगल्स की वैल्यू हमेशा ऐसी आएंगी कि उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होंगे। अगर कैंसिल नहीं हुए तो वो चल जाएगी। नहीं समझ में आई बात? तो उनका कैंसिल होना जरूरी है, और जो वर्टिकल आएंगे वही उसको तैराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। नहीं समझ में आई बात? यानी वो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऊपर, ये एफ रिजल्टेंट, वही अपथ्रस्ट है। नहीं समझ में आई बात? यही अपथ्रस्ट है। अब पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन देंगे आर्किमिडीज की। पहले समझते हैं, समझेंगे कैसे। देखो, ये देखो, मेरे पास एक टैंक है और इस टैंक के अंदर, अच्छा बेटा कुछ चीजें हैं जो तुम्हें खुद पढ़नी है ना भाई। कुछ मैथमेटिकल छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे अपने मॉड्यूल में देखा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, वो पढ़ लेना। वो मतलब ऐसी चीजें हैं कि उनको याद ही करना है, अपन क्लास में टाइम वेस्ट करके बहुत सारी अच्छी चीजें छूट जाएंगी अपनी। हेलो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है अपने पढ़ रहे हैं जी? अरे कुछ मजा भी आ रहा है, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? हाँ, तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि साहब हमें तो वही पढ़ना है तो अपन वही पढ़ा देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें अपन खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, सब छोटी छोटी चीजें जहां जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। लेकिन वो उनपे देखो कभी सवाल आए भी नहीं। जो सवाल आते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड होते हैं, वो अपन यहाँ क्लियर कर लेंगे। तो बहुत आसान चीज है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। हम क्या करते हैं, यहाँ एक सिलेंडर लेते हैं और वो सिलेंडर ऐसे पार्शियली सबमर्ज कर देते हैं इसके अंदर। अब समझना बात को ध्यान से, कुछ पार्ट डूबा हुआ है सिलेंडर का, ठीक। अब आप क्या करोगे,
कि सब देखिए इस पे जहां कहीं भी फ्लूइड कांटेक्ट में वहां फ्लूइड प्रेशर लगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं सारी कैलकुलेशन सारे डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड प्रेशर को लेके ही काम में लूंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं इंक्लूड, क्योंकि उसका इफेक्ट सब तरफ बराबर आता है, तो जबरदस्ती कैलकुलेशन को लंबी करके सोल्व करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। नहीं समझ में आई बात? तो हम सारी कैलकुलेशन फ्लूइड प्रेशर से करेंगे। हाँ एग्जाम में पूछ ले उसको इंक्लूड करके तो वो भी कर लेंगे, प्लस ही तो करना है। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ ये जो ये वाली सरफेस है ना, यहाँ एक बात और समझना ध्यान से। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो मैं समझा देता हूँ कि मान लो कोई टैंक है, पानी भर रहा है, या इसी टैंक में पानी भर रहा है लाइक दिस। तो एक होता है प्रेशर डायग्राम। क्या होता है? वो किसी पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर्स को एरोस के थ्रू शो करता है, और एरो जो है उसकी लेंथ प्रेशर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? जीरो। गॉज प्रेशर जीरो है ना यहाँ पर, और यहाँ मैक्सिमम है। तो यहाँ का प्रेशर जीरो पे यहाँ का थोड़ा ज्यादा बनाऊंगा, फिर और ज्यादा बनाऊंगा, फिर और ज्यादा बनाऊंगा, होगा नहीं होगा? इस तरह से। और ये एक ट्राइंगल बनाता है। इसका एरिया कैलकुलेट करके भी अपन एवरेज प्रेशर निकाल सकते हैं और एवरेज फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली उसी मैनर में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट पर यहां प्रेशर कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, यहां मैक्सिमम होगा, पर एग्जैक्टली उसी मैनर में इधर भी तो होगा। तो उन प्रेशर की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, क्या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? करेंगे ना। तो इधर भी कोई नेट थ्रस्ट आएगा, इधर भी नेट थ्रस्ट आएगा, एंड डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल करके रखेंगे। और दूसरी बात, जो नीचे वाला ये कर्व्ड सरफेस सर्कुलर एरिया है, अगर इसका एच पार्ट हमने पानी में डुबा रखा है, तो यहां प्रेशर कितना होगा? रो जी एच, और एरिया कितना? ए। तो यहां जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, एफ परपेंडिकुलर या एफ थ्रस्ट, उसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताना, बोलो। रो जी एच इंटू ए ना। नहीं समझ में आई बात? अच्छा ये क्या, ये वाला टर्म बताओ। ये वॉल्यूम है उस सिलेंडर का, वो वॉल्यूम जो फ्लूइड के अंदर है, इनसाइड वॉल्यूम बोल सकता हूं ना उसको मैं। तो मुझे बताइए, ये जो एफ थ्रस्ट है, इसको मैं रो वी इनसाइड इंटू जी लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना? मुझे एक बात बताओ, ये थ्रस्ट का डायरेक्शन क्या है? अप। तो इसको क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। और यही तो बॉइंट है। नहीं समझ में आई बात? तो इसको अपन बोल देंगे एफ अप थ्रस्ट या एफ बॉइंट। होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जरा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। जब वहां वो बॉडी नहीं थी तो क्या था? वाटर था। तो उस बॉडी ने वहां से कितने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया? वी इनसाइड। और ये रो किसका है? वाटर का। तो वहां से डिस्प्लेस्ड होने वाले वॉल्यूम को अगर मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो व्हाट इज दिस? मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर, और इनटू जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर। सो व्हाट इज द अपथ्रस्ट? इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। नहीं समझ में आई बात? ये कहानी क्लियर? दूसरी कहानी, अब हम बात करते हैं, यहां पे देखें, इस बार हम इस बॉडी को कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर सबमर्ज कर देते हैं लाइक दिस, ये। और ये लेते हैं हम H1, यानी टॉप सरफेस जो है ये, यहां तक का डेप्थ लेते हैं H1, और यहां तक का डेप्थ लेते हैं H2। आप मुझे बताइए H2 माइनस H1 तो H बन जाएगा या L बन जाएगा, जो कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर होगा। अब यहां भी कहानी वही होगी कि साहब इस तरफ तो जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे? अब यहां ऊपर लगेगा, इसको F1 F2 बोल दूं, और यहां नीचे लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको F1 बोल दिया। बताइए F1 कितना होगा? रो जी H1A ना। F2 कितना होगा? रो जी H2A। तो F नेट कितना मिलेगा?
रो जी H2 minus H1 into A ना, and this is what H. वापस मैं बाहर चला गया, अब तक तो नहीं गया, हाँ हाँ नहीं गया, ठीक है। तो एफ नेट जो मिला वो बेसिकली F2 माइनस F1 है और उसकी वैल्यू मिली रो जी एच ए, एंड दिस एच ए इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इस बार पूरी पूरी बॉडी अंदर है, नहीं समझ में आई बात? तो दिस इज द वी इनसाइड ना, तो बताओ क्या मिलेगा, रो वी इनसाइड इनटू जी, एंड दिस इज व्हाट, mass of the fluid displaced, and this whole is what। अब नंबर आता है डेफिनेशन का, कि जब कोई बॉडी पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो, उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स हमेशा उस बॉडी के थ्रू डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नहीं समझ में आई बात? तो चाहो तो लिखोगे, तो बचपन से याद होता है यार। अरे तो डायग्राम बना लो। हाँ जी, सिंपल। क्लास का टाइम क्या रहता है अपना, उनकी बंद हो जाती है ना उधर से, 1:15 ना। ऑफिशियल 12:55 है, तो वो उनका टाइमिंग क्या रहता है, 1:15 तो चल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी कुछ बातें समझना बेटा, अब जो कंसेप्ट आएंगे वो बहुत जबरदस्त आएंगे, और डेफिनेटली आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। हमें एक फ्लोटिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया, हमें बॉइंट समझ में आ गया, अपथ्रस्ट समझ में आ गया। अपथ्रस्ट को हमेशा लिखेंगे रो वी जी, हमेशा जी जी इफेक्टिव होता है, जी हमेशा जी। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब देना तुम ध्यान से, वन बाय वन कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, राइट। पहला क्वेश्चन समझना, ये यहां एक सिलेंडर रखा हुआ है या कोई क्यूब रखा हुआ, क्यूबॉइड रखा हुआ है, ये स्मूथ है। जब भी स्मूथ वर्ड यूज कर ले, हमें हमेशा आइडियली स्मूथ ही मान के चलना है, राइट। अब मुझे बताइए, अभी फिलहाल इस सरफेस से इस बॉडी को मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन एन है, क्या है, एन। अब मैंने इसमें पानी भर दिया यहां तक, अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन एन ही रहेगा या बदल जाएगा? will remains n और it will change, कम होगा बढ़ेगा, किस खुशी में, बॉइंट फोर्स आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये वाला F1 तो वेट के अपोजिट आ रहा है ना, तो ये तो कम वक्त हमेशा नॉर्मल को बढ़ाने की कोशिश करेगा अगर जमीन के टच में होता तो,
जब तक ये पिक्चर में नहीं आएगा तब तक अपथ्रस्ट आ ही नहीं सकता, और वो पिक्चर में आ नहीं सकता क्योंकि वो स्मूथ है, तो अंदर पानी जा नहीं सकता। ओ, हेलो। जब तक नीचे पानी नहीं घुसेगा तब तक, क्योंकि हमारे जो बाकी ऑब्जेक्ट है तो आइडियली स्मूथ नहीं होते, तो पानी जगह बना के अंदर, और पानी अंदर गया, वहां प्रेशर दे दिया उसने, तो अपना काम अपथ्रस्ट का हो गया। पर ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां स्मूथ लिखा हो, कभी भी यहाँ पे फोर्स अपथ्रस्ट आएगा ही नहीं, और ये तो हमेशा बैलेंस करके रखते हैं एक दूसरे को, तो नॉर्मल में कोई चेंज नहीं आया। नहीं समझ में आई बात? यहां तक नॉर्मल में कोई चेंज नहीं आएगा, और अब बताओ, बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अब नॉर्मल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आता हूं। मर्जी उसकी, पानी को अंदर जाने के लिए जगह चाहिए, पानी को अंदर जाने के लिए जगह चाहिए। मैं कह रहा हूं सरफेस स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस जब कांटेक्ट में आती है तो वो एक तरह से लॉक्ड सरफेसेस है। समझ में आ गई बात? वहां मॉलिक्यूल दोनों सरफेस कितने क्लोज है कि उनको कोई तीसरे सब्सटेंस में मॉलिक्यूल के लिए जगह ही नहीं है, यानी वाटर फिल्म नहीं बनेगी। और अगर नीचे वाटर फिल्म नहीं बनी तो कहानी बदल गई। बात समझ में आ गई ना? तो लैंग्वेज का ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। अब कुछ चीजें और समझे, वन बाय वन। टोरिसेली नाम सुना? टोरिसेली, एक तो होता है वो टोरिसेली थ्योरम, अपन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की बात करते हैं। टोरिसेली ने फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट किया था, और कैसे कैलकुलेट किया था? उन्होंने 1 मीटर की ट्यूब ली, उसमें मरकरी भर दिया, और मरकरी भर के उसको टैप कर दिया। ऐसे बहुत सिंपल लॉजिकल काम किया उसने। क्या किया बेसिकली, समझना ध्यान से। ये एक टब है, इसमें ऑलरेडी मरकरी भरा हुआ है, ये मरकरी है, राइट। उसने 1 मीटर लेंथ की ट्यूब ली, जिसमें रीडिंग्स लिखी हुई थी। उस पूरी ट्यूब को, जैसे मान लो ट्यूब है, इसमें मरकरी भर दिया, और जो जो फ्री एंड था वहां अपना थंब रखा, उल्टा किया, इसके अंदर डिप किया और छोड़ दिया। जब उसने ऐसा किया तो उसने क्या देखा कि हर बार एक्सपेरिमेंट जब वो रिपीट करता था तो मरकरी का लेवल यहां से गिरना शुरू होता था, और एक पर्टिकुलर लेवल पे आकर रुक जाया करता था। और जब भी वो यहां से इसको मेजर करता था तो ये हमेशा 76 सेंटीमीटर ही मिलता था। कितना मिलता था? ऑलवेज कितना? 76 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? या 760 mm, राइट। अब मुझे बताओ बच्चा, मरकरी जब यहां से गिरना शुरू हुआ तो यहां क्या बनेगा? वैक्यूम। और अगर यहां वैक्यूम है तो वहां कोई प्रेशर, हालांकि नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हल्का सा मरकरी वेपराइज हो जाने की वजह से मरकरी की वेपर में एग्जिस्ट करती है, पर वो नेग्लिजिबल अमाउंट की हो तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं समझ में आई बात? तो यहां ऑलमोस्ट वैक्यूम है, राइट। तो यहां प्रेशर कितना? 0। अब बताइए, यहां से H बिलो, यहां ए पॉइंट पर प्रेशर कितना? बोलो यार। रो जी एच, ये एच ले लिया ना मैंने, और उसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर उसके बराबर ही होगा, तो बी पे भी प्रेशर उतना ही और सी पे भी उतना ही। तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, एंड ऑल आर इक्वल टू रो जी एच, एच इक्वल टू व्हाट? यस। मरकर की डेंसिटी हम जानते हैं 13.6, जी की वैल्यू आप जानते हो, सारी वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। किसकी वैल्यू मिल गई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नहीं समझ में आई बात? तो उसने कैलकुलेट कर दिया कि सब इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हालांकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट चेंज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सही तरीके से देखा जाए तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। एक्सपोनेंट इक्वेशन आती है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो आप वो। हम तो कांस्टेंट मानते हैं आप सब कुछ, सब जगह प्रेशर सेम। ये बात समझ में? अब आप इमेजिन करें, बड़ी मजेदार चीज है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को किसी लिफ्ट में रख दूं,
और लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट करूं तो क्या होगा? सब देखिए, यहां प्रेशर नहीं बदलना, यहां प्रेशर नहीं बदलना ना, और जितना प्रेशर यहां रहना है उतना यहां रहना है, मतलब प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा यहाँ। और क्योंकि आपने लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट कर दिया है तो आपने जी इफेक्टिव बढ़ा दिया, डेंसिटी ऑफ मरकरी चेंज हो नहीं सकता, तो फिर हाइट बदलेगी, तो फिर हाइट को कम होना पड़ेगा, हाइट को कम होना पड़ेगा। एक सवाल आता है सरफेस टेंशन के अंदर कि इसी एक्सपेरिमेंट में अगर मान लो हम लोग यहां एक छोटा सा होल कर दें तो क्या होगा मरकरी के साथ? क्या मरकरी बाहर आना चाहिए? इम्पॉसिबल। कैसे आएगा बाहर? यहां तो प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, नहीं समझ में आई बात? तो तुम्हें पता है ना मरकरी, तुम सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, मरकरी जो है वो कॉन्वेक्स फ्री सरफेस बनाता है। और यहां मजेदार चीज होती है क्या, ये प्रेशर हायर प्रेशर जोन बाहर, अंदर लोअर प्रेशर जोन, तो यहां से पुश होगा, कनकेव बना के गिर जाता है। और वो जो सरफेस टेंशन की क्राउड सरफेस की वजह से जो एक्सेस प्रेशर आता है 40/R, वो इसको कंपनसेट करके रोक देता है। नहीं समझ में आया? पक्का ना? हेलो? तो बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। कौन? मरकरी। बल्कि कनकेव सरफेस बना के रुक जाएगा। एक मजेदार चीज ये भी बनी ना कि मरकरी में जनरली क्या होती है, कन्वेक्स होती है फ्री सरफेस, तो कनकेव बना के रुकेगा। रीजन भी बाहर प्रेशर ज्यादा था, अंदर प्रेशर कम था। होपफुली समझ में आ गया, बहुत आसान सी चीज है। ऐसे सवाल आते रहते हैं तुम्हारे मॉड्यूल में बने हुए, तो बड़ी इसमें लोड नहीं लेना अपन को। अब बढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ा सा एक चीज और मुझे रिकॉल कर रही है यहीं पे, तो उसको भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। पहले मुझे एक बात, तुम्हें एसएचएम पढ़ोगे ना तुम्हारा, रवि विजय सर पढ़ा गए थे शायद। अच्छा, सौरभ सर पढ़ा गए थे, सौरभ माहेश्वरी सर, ठीक है, गुड। तो क्योंकि फ्लूइड के अंदर तुम्हें बहुत सारे ऑसिलेशंस पड़े होंगे, यूट्यूब के अंदर ऑसिलेशंस, वी ट्यूब के अंदर ऑसिलेशंस, अभी एसएचएम में भी नहीं पढ़े? वी ट्यूब नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं। ऐसे देखो, समझना ध्यान से, बहुत आसान है। पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, बहुत आसान। तुम टाइम पीरियड कैसे निकालते हो एसएचएम का? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, ये किसका टाइम पीरियड होता है? ये दुनिया के हर पेंडुलम का टाइम पीरियड, एक ही फॉर्मूला है, हम जबरदस्ती 10 फॉर्मूला पढ़ते हैं। 2 पाई रूट m/k, बस के अलग होता है सबका। एंड दिस के इज कोफिशिएंट ऑफ फोर्स, इज नॉट फोर्स कांस्टेंट। हाँ, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फोर्स फोर्स कांस्टेंट के बराबर है इन केस ऑफ स्प्रिंग, तो हम के लिख देंगे, वो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो जबरदस्त ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। और वो क्या कि साहब, जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट लीनियरली वेरी करे तो एसएचएम होता है। वो कहानी बकवास कि स्मॉल ऑसिलेशन होगा तो होगा ना, बहुत बड़े ऑसिलेशन भी एसएचएम हो सकता है भाई, अर्थ के अंदर होता ही होता है। अर्थ के टनल में एसएचएम होता नहीं होता? तो वहां तो कितना चलता है पार्टिकल, वो स्मॉल है क्या? कहानी एक ही है, द फोर्स, कौन सा फोर्स? द रिस्टोरिंग फोर्स must be changes linearly with respect to x। और अगर एंगुलर ऑसिलेशन है तो रिस्टोरिंग टॉर्क must be changes linearly with respect to थीटा, only and only necessary condition for s। अब करना क्या है कि जहां कहीं भी तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है वहां आपको वो फोर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा जो ऑसिलेशन के लिए की वजह बना, और वो उस फोर्स में डेफिनेटली एक्स आएगा ही आएगा, एक्स वाई ये जो भी आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो। तो उस एक्स के अलावा जो कुछ भी लिखा है वो के है, उसको यहां रख दो, सीधा आंसर। नहीं समझ में आई बात? सिंपल है, कोई लफड़ा ही नहीं है। जैसे आप मेरी बात सुनो, ये जो रिंग होती है प्लस क्यू चार्ज दिया, ये रेडियस आर है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर माइनस क्यू चार्ज छोड़ा, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ना। और एक्स की स्मॉल वैल्यू के लिए फोर्स क्या रहता है? वैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये
के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 ना। अगर एक्स स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। नहीं समझ में आई बात? तो ये बन गया क्यूब और ये रिस्टोरिंग है। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीनियरली वेरी कर रहा है, ये सारा कांस्टेंट है। इसको उठा के यहाँ डाल दो, टाइम पीरियड आ गया। नहीं समझ में आई बात? इससे शार्प और इससे जल्दी सोल्व करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसे अभी अपन बात करें तो यहाँ पे बात करें। ये लो, ये सिलेंडर है, ये तेल है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको हल्का सा पुश करो, छोड़ दो, टप टप टप। नहीं समझ में आई बात? अब एक तरीका तो पूरी कैलकुलेशन करें, एक तरीका वो है कि सिर्फ वो देखें जो वजह बना। तो आप मुझे बताओ, इसको अगर मैंने y नीचे डिस्प्लेस किया तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लगा के तो रिस्टोरिंग देगा ना। तो क्यों फालतू कैलकुलेशन करूं? नहीं समझ में आई बात? एक्स्ट्रा पॉइंट कितना आएगा बताओ जरा? रो ए वाई इंटू जी, और ये रिस्टोरिंग है ना। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? y को हटाओ, 2 पाई रूट m बाय रो ए जी, आंसर। नहीं समझ में आई बात? इसी तरह से अगर आप YouTube की बात करो, अपना टाइम चल रहा है ना? पक्का? कितने बजे तक चलेंगे? जाना नहीं चाहिए यार। हाँ कोई नहीं। हाँ देखो, जैसे आप YouTube में क्या करते हो, पहले उसके हम V पे आएंगे। V से सारे केस सेल हो जाते हैं, V से U भी आ जाता है, एंगल की वेरी पुट करनी है बस। आप YouTube में क्या करते हो? ये YouTube है, YouTube में फ्लूइड भरा हुआ है लाइक दिस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं एक पिस्टन लेता हूं, उस पिस्टन से इधर को इसको एक्स दबा दूं तो ये एक्स राइज कर जाएगा। तो डिफरेंस इन हाइट क्या हो गया? अब पिस्टन यहां था, इस 2x को निकाल के बाहर फेंक दिया, पिस्टन बाहर निकाल लिया, कुछ नहीं होगा। अरे यार, दोनों में लेवल सेम हो गया ना भाई। तो हुआ क्या था कि अगर मैं इस फ्लूइड को बाहर नहीं निकालता 2x वाले को, तो जैसे पिस्टन बाहर निकालूंगा इसका वेट नीचे लगेगा, और वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट था, तो वही तो रिस्टोरिंग का वजह बना। तो यहां भरे हुए फ्लूइड का वेट कितना है? आप बोलोगे साहब कितना बताओ, एरिया ए ले ले, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 2x इंटू ए इंटू रो इंटू जी इज द वेट, एंड डेफिनेटली दिस इज द रिस्टोरिंग। डिस्प्लेसमेंट कितना था? x। भाई यहां से x ही था ना, तो x हटा दो, आंसर आ गया। के की जगह पुट कर देंगे ना इसको यार। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, ये आपका आ गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 2a रो जी। एग्री? अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम थी ये l है या 2l है? l इधर की ले ली, एक इधर की ले ली, तो मास की वैल्यू क्या हो गई? 2la रो। नहीं समझ में आई बात? तो मास की जगह क्या पुट कर दूं? 2la रो, तो 2a रो। समझ में आया? 2 पाई रूट l/g यही आता है, घूम फिर के वो हक है उसका, जो बेसिक फॉर्मूला है वो बदल नहीं सकता। कुछ समझ में आया? अब आते हैं वी पे। अच्छा, यहाँ एक तो अपन ने फोर्स से बात की, हम प्रेशर से भी तो बात कर सकते थे कि साहब हुआ क्या था कि जब आपने इसको एक्स नीचे किया तो यहाँ एक्स ऊपर राइज हो गया। अब यहाँ और यहाँ प्रेशर का डिफरेंस इस कॉलम के बराबर है, और वो कितना है? 2 रो a x, सॉरी 2 रो जी एच होता है ना, रो जी ये है। इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स मिल गया, कि वही तो चीज आ गई वेट के बराबर। अब आते हैं वहां, एंगल ले लो, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। एग्री? और यहां भरा हुआ ऐसे फ्लूइड, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब सुनना ध्यान से, एरिया सेम है, यहां से y इधर लेके चला, y इधर लेके चला, तो इधर से y ऊपर चढ़ जाएगा ना, इधर y चढ़ेगा ना। नहीं समझ में आई बात? अब सुनना ध्यान से, अगर y इधर लेके चला तो बच्चा ये नीचे कितना चला? y sin थीटा कितना चला? y sin θ2। और उधर कितना ऊपर चला? y sin θ1। तो हाइट का डिफरेंस कितना आ गया? y sin θ1 प्लस ये हाइट का डिफरेंस। नहीं समझ में आया? रो
G इंटू एच, ये प्रेशर का डिफरेंस, इंटू ए, ये फोर्स, इसमें से y हटा दूं तो k, नहीं समझ में आया? तो बताओ क्या करूं, इसको यहां लिख दूं, रो ए जी, और ये हो गया एम, और ये आ गया रूट, और ये हो गया 2 पाई, और ये आ गया टाइम पीरियड। नहीं समझ में आया? पक्का? अब यू बनाओ उसको, दोनों एंगल 90 हो गए। नहीं समझ में आया? तो 1 + 1 2, वही आंसर आ गया। एक को 90 कर दे, एक को 30 कर दे, तो भी ला के आओगे। नहीं समझ में आया? आराम से कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं, फिलहाल अपन यहीं तक बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और मेहरबानी करके, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम याद कैसे रखते हो, लिखते कैसे हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं जो तुम्हारा सिलेबस खत्म होने का है कि मैं वर्ड बाय वर्ड मैं लिखा भी सकता हूँ, पर टाइम उतना चाहिए। तो मेरी कोशिश है मैक्सिमम कंसेप्ट कवर करने की और मैक्सिमम फायदा देने की, बाकी आपकी चॉइस। ठीक, थैंक यू वेरी मच। चलो बैठ जाओ।